हेलो स्टूडेंट। लास्ट टर्न पे यानी कि लास्ट वीडियो पे मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी कि उसका जनरल फार्मूला क्या हो सकता है। यानी CnH2n+1 इंटू एक्स, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। इसमें एन की वैल्यू 1 2 3 रखते चले जाते हैं और हमें हेलो एल्केन मिलते चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बेसिस पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि किसी भी हेलो एल्केन के पास कितने हेलोजन एटम होंगे उसकी बेसिस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। तो हम फर्स्ट टाइप में बात करेंगे कि डिपेंडिंग ऑन दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी हेलोजन एटम के ऊपर, यानी उसके पास अगर कितने होंगे, एक हेलोजन एटम होगा तो वो हमारा मोनो कहलाएगा, दो होंगे तो हमारे पास डाई कहलाएंगे और तीन होंगे तो हमारे पास ट्राई कहलाएंगे। अगर मोनो डेरिवेटिव है तो उसके पास एक एक्स होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं मोनोक्लोरो सॉरी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्के। तो यहाँ पर इसका अगर हम IUPAC नाम देखें तो CH3Cl का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मीथेन, क्योंकि इसके पास एक Cl मौजूद है, इसलिए ये कहलाएगा मोनो हेलो डेरिवेटिव। हेलो मीन्स हेलोजन, यानी कि हेलोजन की जगह हम पूरा जो ग्रुप होता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सारी चीजें रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें डाई क्लोरो डेरिवेटिव की, तो डाई क्लोरो डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ऐसा हेलोजन, यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसके पास दो हेलोजन्स मौजूद हों, वो हमारे कहलाते हैं भाई डाई हेलो डेरिवेटिव। जस्ट लाइक इसका एग्जांपल हम CnH2n+2, यानी एल्केन की जब हम रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ तो हमारे पास एक बनता है, यहाँ पर हम 2 मोल्स ले लेंगे और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H के हम रिप्लेस करेंगे विथ 2 मोल्स ऑफ X2 के साथ, तो हमारे पास कंपाउंड क्या आ जाएगा CnH2nX2। ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बनकर आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज उठा के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास कितना मिल रहा है। यहाँ पर अगर हमने देखिए भाई, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बना। इसके बाद अगर हम बात करें डाई हेलो डेरिवेटिव, हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, जेम, विक एंड अल्फा डाई, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अगर हम जेम की बात करें तो एक ही कार्बन पर जब दो Cl ग्रुप या दो X ग्रुप लगते हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी अ जेम डाई हैलाइड। यानी एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, जैसे इधर CH3 CH2, अब हमारे पास दो X आ गए इस पर, तो ये वाली पोजीशन जो हमारी कहलाई कार्बन की, वो हमारी कहलाती जेम पोजीशन, यानी कि जेम डाई हैलाइड, ये हमारे कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें विक डाई हैलाइड की, यानी कि दूसरा पार्ट इसका जो पॉसिबिलिटी है हेलोजन एटम की अटैच होने की, तो एडजेसेंट पर, यानी कि तीन कार्बन की अगर हम चेन माने 1 2 एंड 3, तो एक अगर हमारा Cl या X हमारा पहली पोजीशन पे लग रहा है तो उसके बाद वाली पोजीशन, यानी कि उसके सेकंड कार्बन पर एक X हमारा लगेगा, यानी कि इसको हम विसनल भी बोल सकते हैं, विसनल डाई हैलाइड। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की, तो दोनों के कॉर्नर्स पर, यानी कि कहने का मतलब एक लंबी सी कार्बन चेन आप मान सकते हैं, 3 कार्बन की मान सकते हैं, 4 कार्बन की मान सकते हैं, तो जो भी उसके टर्मिनल्स होंगे, एक टर्मिनल ये होगा, एक टर्मिनल हमारा ये होगा, तो यहाँ एक हमारा Cl इधर लगेगा और एक हमारा Cl इधर लग सकता है, यानी कि जनरल अगर हम उसको देखें तो एक X हमारा इधर लग सकता है और एक X हमारा इधर लग सकता है और पूरा हमारा बैलेंस होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी होती है दो हेलोजन आपके अटैच होने की। क्लियर। यानी कि हमने देख लिया जेम, हमने देख लिया विक, हमने देख लिया अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, यानी कि हमने डाई हैलाइड पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। अब हम चलते हैं ट्राई हैलाइड। यानी ट्राई हैलाइड का क्या मतलब होगा, जिसमें 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहे होंगे 3 हेलोजन एटम के थ्रू। तो हमारे पास इसके एग्जांपल्स क्या सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल होता है, जिसको हम बोल सकते हैं 1,1,1 ट्राई क्लोरो मीथेन, इसका IUPAC ने। इसी तरीके से हम बात करते हैं CH3I3 की, ये हमारा होता आइडोफॉर्म, येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं, जब हम अल्कोहल का आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं तब हमारे पास येलो कलर के क्रिस्टल आते हैं, ये हमारे आइडोफॉर्म कहलाता है। उसी तरीके से हम देखें CHBr3, तो ये हमारा ब्रोमोफॉर्म कहलाएगा, यानी पहला क्लोरोफॉर्म, दूसरा ब्रोमोफॉर्म, तीसरा आइडोफॉर्म, ये हमारे डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, sp3 एंड sp2। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पर इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, sp3 एंड sp2। sp3 का मतलब होता है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास
sp3 होगी, यानी कि सब सिंगल बॉन्ड सिस्टम होंगे इसमें। तो यानी कि CH3Cl इज द एग्जांपल ऑफ एल्किल हैलाइड। अब इसी को हमने दूसरे पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड कौन सा होगा, ये एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज होता है, व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड एंड व्हाट इज वेनाइलिक हैलाइड, यानी एलाइलिक कार्बन कौन सा होगा और वेनाइलिक कार्बन कौन सा होगा। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात एक ये है कि डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन कहलाता है, यानी कि मैं इसके ऊपर एक स्टार बना देता हूं जिससे आपको याद रहेगा, ये एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम देखें इस तरीके का एक मान लिया CH2 और I, तो यहाँ पर हमारा एलाइलिक कार्बन कौन सा है, यानी कि ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये एक डबल बॉन्ड, यानी कि ये डबल बॉन्ड बना हुआ इससे लगा हुआ कार्बन, ये हमारा एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। बेंजलिक हमारे पास क्या होता है, बेंजलिक हैलाइड हमारे पास, यानी कि हम इसको रफ कर देते हैं, बेंजलिक हैलाइड की हम बात करते हैं। तो बेंजलिक हैलाइड का मतलब होता है हमारे पास 3 तरीके के बेंजलिक हैलाइड होंगे, मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है, यानी कि C6H5CH2Cl ये होता है हमारे पास, यानी कि अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। CH यानी कि इस टाइप का, C ऊपर H, इधर H, ये Cl, तो ये हमारा बेंजलिक क्लोराइड कहलाएगा या बेंजलिक हैलाइड कहलाएगा। बेंजलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड, ठीक है, दोनों ही नाम इसके हैं, बेंजलिक बोले या फिर बेंजिल हैलाइड बोले, बात एक ही है। इसके बाद आता हमारे पास, अगर 2 एटम हमारे पास जुड़े हों तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ बेंजल। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, बेंजल क्लोराइड। इसके बाद अगर हम बात करें, तीनों कार्बन अगर हमारे पास से, तीनों हाइड्रोजन अगर हमारे पास से रिप्लेस हो जाते हैं तो वो हमारे कहलाएंगे बेंजल, यानी तीनों यहां से हट जाएंगे, ये हो जाएगा बेंजो हैलाइड, ये हो जाएगा बेंजल हैलाइड। यहां पर रिंग या फिर अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपके लग गए, यानी कि ये पार्ट था हमारे पास sp3 वाला, फिनिश हुआ। अब हम बात करेंगे sp2 वाला। sp2 वाले में हमारी जिसमें हेलोजन एटम होगा डायरेक्टली बॉन्डेड होगा टू दी रिंग से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल है इसका C6H5Cl या Br या X आप बोल सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, C6H5Cl। अब हम बात करेंगे दूसरा पार्ट, वेनाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। वेनाइलिक हैलाइड जस्ट लाइक एलाइलिक हैलाइड की तरह ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना इसमें होता है कि हेलोजन ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है हमारा sp2 कार्बन से, यानी कि ये हेलोजन एटम हमारा डायरेक्टली बॉन्डेड है डबल बॉन्ड से। क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे प्रिपरेशन। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रिपरेशन हेडिंग डाली है और प्रिपरेशन के बाद हमने शुरू किया है फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन्स हमारे पास किस तरीके से बन सकता है, यानी कि जब हम किसी एल्केन की यानी CnH2n+2 की रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ, X2 इज हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट होता है हमारा CnH2n+1X+HX, ये हमारा एलिमिनेट होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि ये तो हमारी जनरल रिएक्शन हो गई, GR मतलब जनरल रिएक्शन। अब अगर हम देखें n की वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर दें एंड x की हम क्लोरीन मान लें, तो ये रिएक्शन हमारे पास किस तरीके से होगी, तो ये कन्वर्ट हुआ हमारा CH4 मीथेन, मीथेन इज गैस, एंड Cl2 इज आल्सो गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH3Cl+HX या HCl। तो यहाँ पर ये जो हमारा कंपाउंड ऑब्टेन्ड हुआ तो ये कहलाएगा हमारा 1-क्लोरो मीथेन। क्लियर। अब ये रिएक्शन हमारे X की में क्या क्या चीजें फेवरेबल हो सकती है, यानी कि हम X मान सकते हैं, हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं भाई, फ्लोरीन हो सकता है यानी कि F2 हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है एंड आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन आयोडीन उतना फेवरेबल नहीं होता। अब हम जानेंगे कि ये रिएक्शन हमारे पास किस तरीके से होती है। जब हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होगी तो वो प्रोसीड होती है
होमोलिटिक क्लेवेज के थ्रू, यानी कि वो होएगी हमारी फ्री रेडिकल्स में, यानी कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जब आप कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा ये फ्री रेडिकल्स में हमारा डेसोसिएट होता है, ये हमारा होमोलिटिक क्लेवेज कहलाता है, जिसमें फिश हुक एरो के थ्रू ये हमारा डेसोसिएट होगा, यानी कुछ इस तरीके से। यानी कि अगर हम देखें किस तरीके से ये मैकेनिज्म इसकी हो रही होगी, CH4 एंड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, ये कन्वर्ट होता हमारा CH3 Cl प्लस HX में। तो अगर इसकी मैकेनिज्म देखें बहुत डिटेल में, इसकी मैकेनिज्म अभी आपको नहीं बताएंगे। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H मतलब होमोलिटिक क्लेवेज, होमोलिटिक क्लेवेज यानी कि ब्रेकिंग। तो ये अपना रेडिकल लेके अलग हो जाता है, ये अपना रेडिकल लेके अलग हो जाएगा, यानी कि रेडिकल इसके पास एक एक जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई होगी उसके थ्रू ये अलग अलग हो जाता है। इसमें हेटेरोलिटिक क्लेवेज होगा क्योंकि ये ऑपोजिट है, यानी कहने का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि हेट्रो कंपाउंड है, यानी कि कार्बन अलग है और हाइड्रोजन अलग है, तो ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक होगा, सॉरी हेट्रो कंपाउंड होगा, तब ये इसकी रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन में प्रोसीड होती है। तो उतना डिटेल में अभी हमको नहीं जाना क्योंकि अभी हमारे पास और भी चीजें हैं। अब हम इसकी रिएक्शन हम डिफरेंट टाइप से करा सकते हैं, यानी कि CH3 से हमने देख ली, Br से कराकर इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास आयोडीन है। जैसे ही हम आयोडीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना होकर रिवर्सिबल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जब भी मीथेन, एथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन जब भी आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडीन जो होता है वो हमारा क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना ले जाते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में ले आएगा, यानी कि ये रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल होगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा, प्रोडक्ट हमारे पास CH3I प्लस HI। HI क्या करेगा, इसको वापस इसी चीज में ले जाने की कोशिश करता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए जरूरी है कि भाई HI में हम क्या करें, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दें, यानी कि HI की जब हम रिएक्शन करा देते हैं HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये हमारे आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा नाइट्रेट प्लस H2O प्लस वाटर, यानी कि NO2 प्लस H2O प्लस I2। तो यहाँ पर 2 मोल्स, यहाँ पर 2 मोल्स, ये पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। यानी कि ये रिएक्शन हमारी किस तरीके से हो रही होगी, अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखना चाहें तो हमारे पास देख सकते हैं 2HNO3 कंसंट्रेटेड है तो हमेशा डेसोसिएट होगा। ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं आप कंसंट्रेटेड वर्ड हमारा यहाँ पर लगता है तो ये हमारा डेसोसिएट होता है NO2 प्लस H2O प्लस नेशेंट ऑक्सीजन में। इसको हमें बैलेंस करना तो यहाँ पर 2 मोल्स हम यहाँ पर इसके बैलेंस कर देंगे तो बाकी पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है। अब अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करा देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड हमारा ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ दिमाग में गया क्यों भाई? यानी कि अगर हम इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HI प्लस H2O प्लस नेशेंट ऑक्सीजन, तो हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा HiO3 2 मोल्स। ठीक है, तो हम बैलेंस कर लेंगे, पूरी रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो जाती है, HiO3 हमारे पास पूरा बनकर आ जाता है। ठीक है, अभी आपको मैकेनिज्म इसकी नहीं पढ़नी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैकेनिज्म आपके सामने आएगी। अब हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन। तो यानी कि हमारे पास रिएक्शन इसमें आएगी व्हेन CnH2n react with HX converted into CnH2n plus 1 into X। ये रिएक्शन हमारी मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती हुई जाएगी। यानी कि जब हम असिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, यानी कि जस्ट लाइक ऐसा CH3 CH2 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन हमारे पास दो तरीके के प्रोडक्ट देगी। पहला प्रोडक्ट हमको देगी CH3 CHCl और CH3 प्लस CH3 CH2 CH2I। ये वाला जो होगा वो हमारा मेजर होगा और ये वाला आपका माइनर होगा। ये इसका नाम होगा 1 2 3, यानी 2 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर, ये वाला हमारा मेजर बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम यहीं पर बात करें, पर ऑक्साइड डाल देते हैं यहाँ पर H2O2,
तो ये वाला हमारा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, मेजर वाला माइनर हो जाएगा और माइनर वाला मेजर हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारे पास माइनर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास मेजर कंपाउंड बन जाएगा। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, इसलिए इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारे पास 2-3 एप्लीकेशन वाले पार्ट है जिसको हम समझ लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आगे बढ़ने पर जस्ट लाइक जैसे हमने एक एग्जांपल ऐसा लिया, ये हमारे पास एक Br या कोई कंपाउंड है हमारे पास इस टाइप का। अब उसकी रिएक्शन हमको करानी है HBr के साथ। तो HBr हमारे पास कहाँ आके जुड़ेगा, यानी कि कंपाउंड हमारे पास ये मेंटेन होगा Br। अब इसी का एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने और समझा, यहाँ पर लिया CH3 प्लस HBr। ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके के प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे, एक यहाँ पर CH3, यहाँ पर Br। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि यहाँ पर CH3, इसको हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, प्लस हमारे पास ये वाला कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगा, CH3 इधर, Br इधर। ये वाला होगा हमारे पास मेजर और ये वाला होगा हमारे पास माइनर। एग्जैक्टली क्लियर हुआ, समझ में आया। यहाँ पर एक हमारा मेजर बनेगा और एक हमारा माइनर बनेगा। इसका नाम अगर हम देखें तो 1-ब्रोमो 1-मेथिल साइक्लोहेक्सेन होगा। क्लियर। अब इसी तरीके से हम कुछ और कंपाउंड लेते हैं जिसकी हम रिएक्शन कराते हुए हम पहुंचेंगे। अगर इसमें हम पेरोक्साइड ले लेते हैं, भाई बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। भाई ऐसे एक आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई आपके सामने एक रिएक्शन लिख के आई, इसको आप करिए, और दूसरी रिएक्शन यहाँ पर एक और लिखी हुई आई, तो अब आप बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या करना है। HBr H2O2। तो यहाँ पर हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ यानी खराश इफेक्ट के या पेरोक्साइड इफेक्ट के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी कि हमारे पास दोनों तरीके के प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। यानी कि आप यहाँ पर मेजर वाला बना रहे होंगे, इसका बनाया आपने, ये वाला प्रोडक्ट आपने ऑब्टेन्ड किया, तो आपका रिवर्सिबल आपका ये वाला बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये CH3 यहाँ पर आ गया और Br यहाँ पर आ गया, प्लस एक CH3 आपका यहाँ पर हो गया और Br आपका इस जगह पर हो गया। इसी का आपका ये वाला मेजर जो माइनर वाला रहेगा वह यहाँ पर मेजर बन जाएगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। CH3 Br ये हमारे पास मेजर हो जाएगा, प्लस CH3I ये हमारा माइनर हो जाएगा ड्यू टू पेरोक्साइड इफेक्ट। एग्जैक्टली क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस हैलाइड। अब फास्फोरस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, PX3 एंड PX5 फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड। ये हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, PX3 एंड PX5। तो हम इसकी रिएक्शन, जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। अल्कोहल के साथ ये हमारी रिएक्शन होती है, यानी कि ROH रिएक्ट विद PX5, तो कन्वर्ट होता हमारा किसमें, कन्वर्ट होगा हमारा RH
प्लस POX3 प्लस HCHX। क्लियर? यानी कि अब हम R की जगह वेयर R इज इक्वल टू CH3 कंसिडर कर लें एंड X इज इक्वल टू Cl, तो हमारे पास रिएक्शन क्या आ जाएगी? व्हेन CH3Cl CH3OH react with PCl5 converted into methyl chloride plus POCl3 फास्फोरल क्लोराइड प्लस HCl। क्लियर? समझ में आया? इसमें किसी तरीके का कोई डाउट? यानी ये रिएक्शन किस तरीके से हुई होगी? रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर देख लें तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। CH3 O बॉन्ड H प्लस PCl Cl 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 Cl, X के ऊपर Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये वाला न्यूक्लियोफाइल हमारा हटेगा और ये हमारा इसके पास आकर जुड़ेगा। ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी SN2 के थ्रू। क्लियर? अभी आपने नहीं पढ़ा होगा SN1 SN2, आने वाली क्लासेस में बताएंगे भाई SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो ये रिएक्शन हमारी इस तरीके से प्रोसीड हुई, ये हमारे पास कन्वर्ट हुआ CH3, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको OH को हम बाहर करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ गया CH3 और ये Cl उठकर इसके पास आ जाएगा, OH उठकर इसके पास आ जाएगा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया CH3Cl। दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ? PCl, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर हो जाएगा Cl, यहाँ पर हो जाएगा Cl और एक और Cl। तो हम दोनों यहाँ पर क्या होगा भाई, हल्का सा हीट कर देने पर ये कंपाउंड हमारा डिसोसिएट हो जाता है। किस पे भाई? यहाँ से इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया? PCl इधर, डबल बॉन्ड O इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, क्योंकि एक HCl हमारा बाहर एलिमिनेट हो गया। ये रिएक्शन हमारे पास पूरी हो गई। क्लियर? समझ में आया कि भाई? क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे पास, यानी हमारे पास प्रिपरेशन हमको जितनी देखनी थी हमने उतनी देख ली। अब आपको पास अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं और अब हमको बता सकते हैं कि कोई मैकेनिज्म आपको नहीं आती, कोई रिएक्शन आपको नहीं आती, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती भाई इसकी? यानी कहने का मतलब हमारे पास ये देखने में कैसी होगी, किस तरीके का होगा? तो यानी कि हमारे पास जो CH3 Cl, CH3 Br CH3F, ये सब हमारे पास कैसे होंगे भाई? ये सब हमारे पास गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पर। यानी कहने का मतलब ये सारी चीजें हमारे पास गैसेस फॉर्म में मौजूद होगी। इससे अपर यानी कि C18 तक हमारे पास लिक्विड में होंगे और अबव C18 ये हमारे सॉलिड में कन्वर्ट हो चुके होंगे। यानी कि ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस हो गई, यानी कि देखने में कैसी होती है? ये ट्रांसपेरेंट गैस होगी और जिसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिपेंड करता है भाई इसके मॉलिक्यूलर वेट पर। ठीक है? यानी जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते चले जाएंगे हमारा क्या होगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि CH3 Cl C2H5 Cl C3H7 Cl, तो Cl का जो वेट होता है वो होता है हमारे पास 35.5, Cl इज इक्वल टू 35.5, कार्बन इज इक्वल टू 12 एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम इसका वेट निकाल के देखें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? CH3 Cl, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 35.5। इसका वेट हमारा लगातार बढ़ेगा, इसका वेट हमारा लगातार बढ़ेगा, तो लगातार वेट बढ़ने पर क्या होगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज करता चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर वेट ओनली फॉर लीनियर चेन। कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है भाई, कहीं पर कॉन्सेप्ट हमारा जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, जब हमारे पास क्या हो जाता है भाई?
चेन में ना होकर, लीनियर चेन में ना होकर हमारे पास ब्रांचिंग हो जाती है, तो उस पर स्पेरिकल शेप आ जाता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है भाई, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि इसका स्पेरिकल शेप अटेन करने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। खैर, नेक्स्ट है इसकी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, सॉल्युबिलिटी भी हमारे ऊपर, जब भी कोई कंपाउंड, इतनी चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कंपाउंड अगर पानी के अंदर सॉल्युबल होगा तो वो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि उसके पास क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास दो तरीके की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो उतना डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। सॉल्युबिलिटी हमारे पास क्या करेगी भाई, सॉल्युबिलिटी हमारा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाते हैं तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि क्लीवेज ऑफ CH बॉन्ड के बेसिस पर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम अल्फा या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, थर्ड है रिडक्शन, फोर्थ है रिएक्शन विद मेटल। अब हम ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप देखिएगा जरूर, क्योंकि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपसे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, SN1 एंड SN2 पर बेस्ड, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि एक आपको कंपाउंड दे रखा होगा कुछ इस तरीके का, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से बताइए कौन हमारा SN1 में फास्ट करेगा रिएक्शन, और या कौन हमारा SN2 में फास्ट करेगा रिएक्शन, और क्यों। तो वो सारे क्वेश्चन हमको नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्टडी करेंगे। क्लियर, यानी कि ये 4 पार्ट्स की रिएक्शन होती है। इसके बाद सेकंड पार्ट आपके सामने आएगा, तो सेकंड पार्ट में आप इसको ध्यान से पढ़िएगा जरूर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, और रिएक्शन विद मेटल।